मैंने उनसे कहा कि आप किसी विडो के साथ कनेक्शन में थे? तो वो कहता नहीं मैम, मैं कभी नहीं रहा, मैं बहुत वो आज भी तुमसे कनेक्ट है और वो तुमको छोड़ नहीं पा रही है, वो मैनिफेस्ट कर रही है तुम्हें, इसलिए तुम शायद किसी अदर पर्सन के साथ ना। आपको बहुत हैवी फील होता है क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज वहाँ पे रहती हैं। कभी ऐसा आपको लगा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास जब भी आप किसी की रीडिंग ले रहे हो? फिर ना उसने ना एक सरकास्टिक वे में हंसी दी, तो मुझे थोड़ा सा ना डाउट हुआ, मुझे लगा कि मतलब ऐसी हंसी ना नॉर्मल आप हंसते नहीं हो, मुझे लगा समथिंग कुछ है, इसके दिक्कत है इस बेटी को। सब बोलते हैं तंत्र, हमेशा ये नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी का मतलब आप एंटिटीज नहीं होती, नेगेटिव एनर्जीज का मतलब आपके आसपास की एविलाइज भी होती है, आप खुद भी नेगेटिव होते हैं। या आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं और वो रीडिंग के टाइम आपको लग रहा है नहीं बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है और रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं? हमारी आंखें भारी होती हैं, हमारे कार्ड्स भारी हो जाते हैं, हम जब कार्ड शफल करते हैं बहुत हैवी हो जाते हैं और हमारी आंखें भारी, हमारे कंधे दुखने लग जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत है। ये जो आज के टाइम के लोग हैं ना, इसमें विश्वास है और बहुत ट्रस्ट करके हमें बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, तो हमें भी लगता है कि क्योंकि कुछ तो उनके साथ हो रहा है ना, जो वो रोक, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद ये चीज़ें गलत हैं लेकिन वो रोक नहीं पा रहे, तो कोई तो उनकी अपनी नियति, कोई प्रारब्ध है उनके साथ चला आ रहा, तो हम उसमें इंटरफेयर कैसे करें? आपके लाइफ में कोई ऐसी आप रीडिंग के बारे में बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो स्कैरी हो, बहुत डार्क हो? और स्केरी ये भी होता है, कई बार हम सोते हैं रात को, ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, लेकिन हम उस टाइम पे, मैंने कहा कि साधना बहुत ज़रूरी है, जी। तो हम उस चीज़ पे एकदम से रैंडमली हम अपने ईश्वर का, गुरु का ध्यान रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो चीज़ें निकलती। पर अब जैसे ही वो हवन शुरू होता है, दोनों बच्चियां अलग अलग वे में बोल रही हैं, बहुत कुछ उनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उस लेडी का मेरे पास कॉल आता है कि मैम ऐसे बेटी है। मैंने कहा देखो, मैं यही बता, क्योंकि मैं कहूंगी तो शायद आप मानोगे नहीं, लेकिन मुझे पता था कि कुछ अगर एनवायरनमेंट ऐसा हो ना, तो ये चीजें ना उछलेंगी, ये चीजें अपना रूप दिखाएंगी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द शिवम पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग की, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद करी है एक स्पिरिचुअल जर्नी को पहचानने के लिए। क्या टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ प्रिडिक्शंस हैं? क्या टैरो कार्ड रीडिंग हमारे फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है? क्या टैरो कार्ड रीडिंग हमारे पास्ट को भी हमारे प्रेजेंट में ला के रख सकता है? हम ये सब चीज़ें आज के एपिसोड में बात करेंगे। सो कैन वी ऑल प्लीज़ वेलकम एस्ट्रो रेणु शर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका द शिवम पॉडकास्ट में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे स्टूडियो आए हैं। सबसे पहले मैम मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि आप हम सबको बताइए कि टैरो रीडिंग होता क्या है? तो टैरो रीडिंग ना बहुत सारी मोडालिटीज का संगम है। ओके। इसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, आपके सिंबल्स भी हैं, आपके कलर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशंस हैं। ओके। दूसरी एक डिविनेशन टूल है। आप कोई भी चीज़ करते हो तो जैसे मान लीजिए आप पत्री बनाते हो, जन्मपत्री बनाते हो, तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, बल्कि टैरो में ऐसा नहीं होता। आप जस्ट सामने वाले पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करते हो और उसको गाइडेंस देते हो। और ये एक मिथ है कि टैरो कभी प्रिडिक्शन करता है, टैरो कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करता। टैरो हमेशा करंट सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है ये बताता है। तो मेरे कहूँ तो टैरो एक प्रॉपर पूरा कॉम्बिनेशन है सारी मोडालिटीज़ का, और अगर कोई इसे डीप रिसर्च करना, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ सकती है। ओके। जैसे आपने बोला कि टैरो एस्ट्रोलॉजी एक मोडालिटी है टैरो का, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग सेम चीज़ है? नहीं, नहीं। टैरो बिल्कुल अलग है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग तो है। ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? देखिए, ये अलग इस वजह से हैं क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी वो बहुत डीप साइंस है। ओके। समझ रहे हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी दशा, ग्रह दशा बहुत डीप देखना पड़ता है, बल्कि टैरो में ऐसा नहीं है। टैरो में आपको विजुअलाइजेशन, मतलब पिक्चर है आपके सामने। ज्योतिष में ऐसा नहीं होता। आप ज्योतिष में, मैं ये कहूँ, कुछ कुछ लोगों का, जैसे किसी की नहीं पता, मैंने बताया डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो टैरो से बहुत सिंपल हो जाती है। लेकिन आप ज्योतिष में ना ये नहीं बता सकते कि सामने वाला पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहा है, करंट फीलिंग्स नहीं बता सकते। टैरो में ऐसा होता है। ज्योतिष मैं कहूँगी बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं कह सकते, बट हाँ,
कि वो एक अलग तरह से वो बहुत डीप है, लेकिन टैरो को कहो तो अगर कोई पर्सन उस पर काम करता है, उसको टाइम देता है, प्रैक्टिस करता है, तो ज्योतिष से भी अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं टैरो में। ओके, मतलब दोनों चीज़ें रिलेटेबल हैं। हाँ, रिलेटेबल है, लेकिन दोनों की ही प्रैक्टिस का अलग अलग लेवल है। ओके, तो आपने टैरो को चूज़ किया या टैरो ने आपको चूज़ किया? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब टैरो स्टार्ट किया था जी। तो जस्ट सीखने के पर्पज से किया था कि ठीक है, मतलब किसी ने कहा, मुझे कहा कि आप सीखो, देखो, मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की, लोग मुझे मिले और मैंने उनको बातें बताना शुरू किया, तो लोग बोलते थे कि हाँ मैम ऐसा ही हो रहा है, तो मैं भी शॉक्ड होती थी। फिर वो एनर्जीज एक्सचेंज के बदले कुछ ना कुछ दे जाते थे मुझे, तो मुझे लगा कि समथिंग कुछ अलग जा रहा है मेरा ट्रैक। तो मैंने फिर उस पर काम करना शुरू किया, फिर डीपली उस पर साधना, सारी चीज़ें होती हैं, इंटेंशंस डालना, प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब कहीं जाकर आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं। ओके। तो फिर मैंने उस पर काम किया और आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन हाँ, टैरो ने मुझे चूज़ किया, मैंने तो बस सीखने के पर्पज़ से किया था, बट आज मुझे लगता है कि टैरो ने ही मुझे इस मुकाम पर लेकर आया, मुझे एक पहचान दिलाई है। और कोई भी अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो क्या वो सिर्फ सीखने के लिए ही वहाँ पे उसमें एंटर करते हैं, या फिर वो एक एज ए रीडर भी बन सकते हैं वो? देखिए, मैं यही कहती हूँ कि जो भी पर्सन आता है, टैरो रीडिंग सीखता है या सीखना चाहता है, वो डिपेंड करता है कि आपका उसका इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोर्स तो सब करते हैं, बट अपना पैशन कितना डालते हैं उस चीज़ में, ये मायने रखता है। अगर आप टैरो में अपना पैशन डालते हो, अपना टाइम डालते हो, अपनी एनर्जीज डालते हो, तो ये रिजल्ट देता है। और ये चीज़ें मुझे लगता है डिवाइनली होती है, ये डिविनेशन टूल है, तो डिवाइनली बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, तभी कोई इंसान अच्छा टैरो रीडर बनता है। वरना आप यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे कार्ड्स के मीनिंग्स हैं, आपको रैंडमली मिल जाएंगे, तो इसका मतलब हर कोई टैरो रीडर नहीं बन सकता ना। करेक्ट। तो कोई ना कोई तो डिवाइन ने चुने होते हैं बच्चे। कई लोगों ने सीखे हैं लेकिन जॉब कर रहे हैं, उन्हें सीख कर छोड़ देते हैं, तो आपके डिपेंड करता है। मैं तो कहती हूँ डिवाइनली सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। और कोई ऐसा मोमेंट है आपको आया होगा कि आपको जब ऐसा फील हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो डिवाइन हो रहा है मेरे साथ? बहुत बार। बहुत बार हुआ? बहुत बार। जब आप इस मोडालिटी में होते हो, स्पिरिचुअल लाइन में होते हो ना, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि कुछ तो अलग है। और ये लोगों के साथ जो कनेक्शन है ना, ये आप मानोगे, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आज तक नहीं मिली। और मैंने कभी उनको फेस टू फेस देखा नहीं, और वो मुझे ब्लाइंड फेथ करते हैं। ओह वाओ। और वो हर छोटी बड़ी चीज़ मुझे पूछेंगे, मैम आज कैसे है, कैसे। तो ये भी देखो, एक आप सोचो ना, कोई इंसान अपने घर में साथ रहने वाले पर्सन पर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन मुझ पर पूरा विश्वास कर रहा है। और ये भी एक तरह से मैं कहूँगी डिवाइनली चीज़ें हैं, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है। और जो आपका क्वेश्चन था कि कुछ डिफरेंट समथिंग मैं फील हुआ कि नहीं हुआ, मैं एक वाकया बताना चाहूँगी कि मेरे एक क्लाइंट हैं, नाम नहीं लूँगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और अब किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे वो। तो मतलब उनका चल रहा था काफ़ी अच्छा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और वो बहुत स्ट्रेस में थे। तो उन्होंने ना मुझसे रीडिंग ली, तो मुझसे कहा कि मैम मैं नहीं रहना चाहता, आई थिंक मुझे टॉक्सिक लग रही हैं चीज़ें। तो मैंने कहा देखो, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन से निकल पाओगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कह सकते हैं आप। मैंने कहा ठीक है, आप, मैंने तो बोल दिया, बाकी आप देख लेना। 1-2 महीने बाद फिर कॉल आता है, फिर कहते हैं मैम नहीं निकल पा रहा। तो मैंने कहा कुछ कार्मिक चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, आप मानोगे। फिर मैंने कहा ये पर्सन आएगा, लगा लो 2 साल बाद आया, लेकिन वो आया। और वो पर्सन इतना ज़्यादा मतलब मुझसे बात करके हील हुआ। उसने कहा मैम आपने ना मेरी लाइफ चेंज कर दी। उस टाइम पर मैं इतना स्ट्रेस में था कि मुझे मैं स्ट्रेस की पिल्स ले रहा था, मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा था, बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ वो फेस कर रहा था। लेकिन आज वो बहुत नॉर्मल है और वो पर्सन उसकी लाइफ में है, लेकिन उसके होने ना होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब हील हो चुका वो इतना इंटरनली चीज़ें ना। तो मुझे लगता है कि ना, आप उसको लगता है कि आप किसी पर्सन से डिटैच हो जाओगे और चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। टैरोट से पता चलता है कि आपका उस पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन है, और जब आपको कार्मिक कनेक्शन पता चलता है तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हो, और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, आप मतलब चीज़ों को एंजॉय करने लगते हो। बट किसी के लिए तो ऐसा होता है ना कि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आपने कभी कराया नहीं कराया, और मैंने आपको बताया था कि नहीं मेरे को डर लगता है। तो एक्सेप्टेंस भी मुश्किल हो जाती है ना? नहीं, मुश्किल तो होती है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके आप अगला कदम बढ़ाओगे नहीं शिवम डर से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी दहलीज के बाहर क्या है, क्या दुनिया है। आप सिचुएशन को फेस ही नहीं करोगे,
तो मतलब मैं कहती हूँ हर चीज़ को आप फेस करो। जब तक आप फेस नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि राइट है या रॉन्ग है। क्या पता बहुत बेहतर सिचुएशन आपके लिए, कोई अच्छी चीज़ आपका इंतजार कर रही है, आपको डर लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरी गाइडेंस से आप किसी लाइफ में प्रॉब्लम में, करंट सिचुएशन में स्टक हैं और वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाती है कि ये तो बहुत ईजी है, सिंपल है, तो देखो मेरे लिए तो कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं ना आपके लिए तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी ना, आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में पर्सन की, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी भी है, बहुत सारे क्लाइंट भी हैं मेरे अपने, और बहुत अच्छा फीडबैक भी आता है। तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो मैं उसी को अपना मानती हूँ कि हाँ ईश्वर के कम से कम कुछ तो मैं उसके एक आशीर्वाद से कुछ लोगों के लिए अच्छा कर पा रही हूँ। जी। ऐसे आपके जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं मेरा, कि मैंने आपको जैसे बोला कि मेरे को डर लगता है ऐसे टैरो रीडिंग से, तो ऐसे और भी क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे जिनको शायद डर लगता हो, बहुत और सारे सच सुन के वो शायद अनकंफर्टेबल भी हो जाते हो? होते हैं। एक्चुअली एक पर्सन आया था, मैं बताती हूँ, उसने मेरे से कहा कि मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों में। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं आप मुझे फिर भी ऐसे ही रैंडमली मुझे तो मैंने मतलब आप मुझे बता दीजिए। वो मेरे से ऑफलाइन मिले थे, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके कार्ड्स निकाले, तो मैंने उनसे कहा कि आप किसी विडो के साथ कनेक्शन में थे? तो वो कहता नहीं मैम, मैं कभी नहीं रहा, मैं बहुत अच्छा मतलब ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ कनेक्शन में रहा। मैंने कहा हो सकता है मे बी मेरे कार्ड्स में प्रॉब्लम हो। मैंने कहा लेकिन मेरे कार्ड्स यही शो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो ना अनकंफर्टेबल हुआ। तो मैंने कहा ठीक है। 2 दिन बाद उसका कॉल आता है, तो कहता है हाँ मैम मैं वहाँ जब कॉलेज टाइम में पीजी में रहता था तो वहाँ मेरा किसी के साथ कनेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ पर सब आस-पास बैठे थे तो मैं वो कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन ये चीज़ भी टैरो में निकल आती है। मैंने कहा हाँ ये चीज़ भी टैरो में निकल आती है। तो कहते मैम ये तो गड़े मुर्दे उखड़ा दे। मैंने कहा एक्चुअली पता है क्या है, आप कहीं ना कहीं किसी एनर्जी से कनेक्ट होते हो और उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे होते हो, और वही चीज़ आपको आगे बढ़ने में रोकती है। तो फिर मैंने उसको बताया कि जिस पर्सन के साथ तुम कनेक्ट थे वो आज भी तुमसे कनेक्ट है और वो तुमको छोड़ नहीं पा रही, वो मैनिफेस्ट कर रही है तुम्हें, इसलिए तुम शायद किसी अदर पर्सन के साथ ना कनेक्शन भी नहीं फील कर पा रहे हो। कहता हाँ मैम ये तो। मैंने कहा जाओ उसके पास एक बार बात करो, और अगर तुमसे कोई चीज़ है तो उसे सॉरी बोल दो, और बोल दो कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता जो। मैंने कहा फिर देखना तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। उसने वही किया और आज उसकी शादी हो गई। वाओ सुपर। आप एक दिन में कितनी रीडिंग्स लेते हैं? डिपेंड करता है मेरे अपनी खुद की एनर्जीज़ पर। क्योंकि शिवम आपको लगता है कभी भी कर लो, नहीं। जब तक आप खुद स्टेबल नहीं होंगे, जब तक आपके मन में शांति नहीं होगी, डिवाइन के साथ एक कनेक्शन नहीं होगा, आप खुद प्योर नहीं होंगे ना, तो कार्ड्स भी वो आंसर नहीं देते हैं। तो मैं जब तक मन में मुझे लगता है कि हाँ मुझे करनी चाहिए तभी करती हूँ, और जब अच्छा एनर्जीज होती है आसपास तो फिर मैं 10 से 15 रीडिंग रैंडमली भी ले लेती हूँ एक दिन में। और वो एक सेशन कितने घंटे का होता है? एक सेशन आधे घंटे का, 1 घंटे का, 15 मिनट का, डिपेंड करता है सामने वाले के क्वेश्चंस क्या हैं, उसकी क्वेरीज क्या हैं। कुछ के तो फटाफट गाइडलाइंस निकल आती है, कोई बहुत डेप्थ में जाता है तो फिर उसमें टाइम लगता है। और जैसे आपने 10-15 रीडिंग्स के बारे में बात करी, हम सपोज करते हैं आप 10 ले रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डे, मे बी यू स्टार्ट फ्रॉम 12 नून या 11 बजे सुबह स्टार्ट करते होंगे और 5-6 बजे तक लेते होंगे, तो दिन के ख़त्म हो जाने तक आपको बहुत हैवी फील होता है क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज वहाँ पे रहती हैं? बिल्कुल। देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट, तो एनर्जीज़ का इम्पैक्ट हम पर भी पड़ता है। तो मैं डेली जब भी कार्ड्स को हम लेते हैं उससे पहले कनेक्शन बनाते हैं, अपनी साधना करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, इनको क्लीन करते हैं, क्रिस्टल्स के थ्रू चार्ज करते हैं, अपनी खुद की हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब कहीं जाकर हमें एक रिजल्ट मिलता है। और ये सारी जो हैवीनेस है ना, फिर नेक्स्ट डे हमें प्योर होना पड़ता है। देखो ना, अब पूरा दिन कुछ भी चीज़ आप सारा दिन रहोगे गंदे तो हो गए, नेक्स्ट दिन नहाते तो हो ना आप, राइट, हाँ जी, तो आपको क्लीनिंग तो करनी चाहिए। तो वैसी कार्ड्स की भी और अपनी खुद की भी ज़रूरी है, और कॉर्ड कटिंग भी करनी चाहिए। जो भी क्लाइंट्स आते हैं अपनी एक एनर्जीज हम पर लेकर आते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बहुत सारे थॉट्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे दिमाग में बार बार चलते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए कि जब हमने रीडिंग ली देन कट, फिर उसके चीज़ें हमारे थॉट, वो एक प्रोसेस होता है। मोस्टली सभी टैरो रीडर उसको जानते हैं, कोई क्रिस्टल्स के थ्रू करता है, कोई अपना गुरु के थ्रू करता है, सबका अपना अपना तरीका अलग होता है, लेकिन कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉर्ड कटिंग के होता क्या एग्जैक्टली है? कॉर्ड कटिंग मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन से जो आपने कनेक्शन बनाया, जो संबंध बनाया, जो एनर्जीज आपने एक्सचेंज की उस पर्सन के साथ, उसको हमें कट करना है कि भाई
अब आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मैं उसको अपनी सोच पर हावी नहीं होने दूंगा, वो कट कर दूंगा। ओके। वो संबंध, वो कनेक्शन कट करना कॉर्ड कटिंग कहलाता है। और वो आप कैसे करते हैं? मैं क्रिस्टल्स के थ्रू करती हूँ और मंत्र जाप के थ्रू करती हूँ। ओके, मतलब उसको हम बोलते हैं कि वो क्लेंस हो गया। क्लेंस हो गया। जैसे मैं जब भी टैरो करती हूँ तो मैं ब्लैक टर्मलाइन ज़रूर लेती हूँ। हाथ में रखो ब्लैक टर्मलाइन अपना, वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए। और फिर जब आप रीडिंग लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो भी नेगेटिव एनर्जीज आती है वो सोक करता है वो क्रिस्टल। तो हमारे ऑटोमेटिकली कॉर्ड कटिंग होती रहती है। ओके। कभी ऐसा आपको लगा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास जब भी आप किसी की रीडिंग ले रहे हो? हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी हर बार, लेकिन हाँ मोस्टली। कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा कि मैं एक इंटरेस्टिंग वाकया बताती हूँ। तो एक लेडी आई, उसकी 2 बेटियाँ, उसने मेरे पास रीडिंग ली, कहती कि मैम मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 22 साल की है, एक 24 साल की है, और दोनों ही बिल्कुल कहना नहीं मानती हैं। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आज की जनरेशन है तो नेचुरली कहना तो नहीं मानती। राइट। तो उसने कहा कि नहीं मैम पहले बहुत अच्छी थी, पिछले 3-4 महीनों से वो बहुत अल्कोहल ले रही हैं, बहुत सिगरेट्स पी रही हैं, हमारी बात नहीं मान रही, कुछ कहो तो बहुत चीखती हैं, चिल्लाती हैं, और घर में लेट नाइट आती हैं। तो मतलब मुझे टेंशन होती है कि इनके साथ एकदम से क्या हुआ। मतलब मेरी परवरिश बहुत अच्छी थी, मेरे संस्कार बहुत अच्छे रहे बच्चों के लिए, मैंने टाइम भी बहुत दिया, लेकिन अचानक से मेरे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे समझ नहीं पा रही हूँ। जी। तो मैंने उस लेडी की रीडिंग, मैंने कहा आपकी बेटियां यहीं आसपास हैं? तो उसने कहा हाँ यहीं हैं, घूम रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अपनी बेटी को बुलाओ। ओके। तो उनकी बड़ी, पहले तो वो आ नहीं रही थी, वो कहते हम नहीं मानते, जैसे आप नहीं मानते तो वो भी नहीं मानती जी, थी। मैं मानता नहीं हूँ ऐसा नहीं है, डर मैं है। मान तो डर है बस। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं है बैठ रहे। छोटी बेटी ने तो कहा था मैं करवानी ही नहीं है। बड़ी बेटी बैठ गई, तो उसकी रीडिंग मैंने ली। मैंने कहा बताया, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे, मैंने कहा तुम्हें ये प्रॉब्लम दिवाली के आसपास से हो रही है? तो कहती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर ना उसने ना एक सरकास्टिक वे में हंसी वो, तो मुझे थोड़ा सा ना डाउट हुआ। मुझे लगा कि मतलब ऐसी हंसी ना नॉर्मल आप हंसते नहीं हो, मुझे लगा समथिंग कुछ है, इसके दिक्कत है इस बेटी को। तो मैंने उसकी मम्मा को बोला कि ठीक है, मैंने कहा मैंने रीडिंग ले ली है, आप एक काम कीजिए मुझे बाद में कनेक्ट करना। तो उसकी मम्मा ने बाद में कनेक्ट किया, मुझे कॉल किया कि मैम क्या प्रॉब्लम है, कुछ उपाय। तो मैंने कहा उपाय, तो बोली कि मैंने कहा आप एक काम करो, अपने घर में ना गृह शांति हवन करा लो। ओके। उसने कहा क्या हुआ मैम? मैंने कहा कुछ है चीज़ें जो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं उतना डीप नहीं जाती क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशंस होती हैं जी। तो मैंने कहा आप एक काम करो, गृह शांति हवन करा लो, और बेटी उस टाइम पर घर में हो ये ध्यान रखना। ओके। तो कहती ठीक है। लेकिन फिर वो बोली मैम हम थोड़ा सा पूजा पाठ में कम मानते हैं इसके डैडी, और हम ये सब चीज़ें कम करते हैं। मैंने कहा बच्चों के लिए तो एटलीस्ट आपको सोचना पड़ेगा, करवा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने गृह शांति हवन रखी, और आप मानोगे कि जब वो हवन शुरू होने वाला था, बच्चों को पता, बोले हम बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको बैठना पड़ेगा। अब जैसे ही वो हवन शुरू होता है, दोनों बच्चियां अलग अलग वे में बोल रही हैं, बहुत कुछ उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो उस लेडी का मेरे पास कॉल आता है कि मैम ऐसे बेटी है। मैंने कहा देखो मैं यही बता, क्योंकि मैं कहूँगी तो शायद आप मानोगे नहीं, लेकिन मुझे पता था कि कुछ अगर एनवायरनमेंट ऐसा हो ना तो ये चीज़ें ना उछलेंगी, ये चीज़ें अपना रूप दिखाएंगी। तो मैंने कहा मेरा काम यहीं तक था, अब आगे आप किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कीजिए जो इस चीज़ में महारत है, जो तंत्र में महारत है, वो मैंने कहा आप उनसे बात कीजिए। अब आपको पता चल गया कि एग्जैक्ट आपके बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है। ओके। तो उन्होंने कहा थैंक यू, कह रहे मैम हमें तो यही नहीं समझ आ रहा था कि मतलब मैंने कहा दिवाली के आसपास से चीज़ें हैं और अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज थी, और वो नेगेटिव एनर्जीज उन्हें हर गलत चीज़ों में लेकर जा रही थी, मतलब समझ लो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। तो फिर उसके बाद मैंने उनका फिर नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं फिर डीप नहीं जाती, मुझे लगता है कि अब मेरा काम ख़त्म, अब वो उनकी वो है कि मैंने जितना मैंने बताना था तो फिर अब उनको हो गए होगा, मुझे नहीं पता अब उनके साथ क्या है, लेकिन मैंने उनको ये चीज़ बताई। और ये चीज़ मुझे भी उस टाइम पे बड़ी स्केरी लगी थी, वो जो हंसी थी ना लड़की, तो वो हंसी मुझे आज भी याद है, किस तरह से वो सरकास्टिक वे में हंसी थी, मुझे नहीं समझ। Oh my God. तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे। ओके। मतलब ये आपका सबसे पहला था या वन ऑफ देम? नहीं, वन ऑफ देम। ओके। और जैसे मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी लेती हूँ, उसमें भी चीज़ें पता चल जाती हैं। एक्चुअली पता है कि हर आज के टाइम में ना जितने भी इस फील्ड में है ना, सब बोलते हैं तंत्र, हमेशा ये नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी का मतलब आप एंटिटीज़ नहीं होती, नेगेटिव एनर्जीज़ का मतलब आपके आसपास की एविलाइज भी होती है, आप खुद भी नेगेटिव होते हैं। आप किसी कनेक्शन से पास्ट ट्रॉमा होता है
तो आपको जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो वो आप खुद ही नेगेटिव होते हैं और हमें लगता है कि लोग नेगेटिव हैं। तो मैं कहूँगी नेगेटिव चीज़ें ना एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, कुछ एंटिटीज़ हो सकती हैं, कुछ आपकी लापरवाहियों से होती है और कुछ आपके अपने भी करते हैं। राइट। तो इनसे ये पता चल जाता है कि चीज़ें कहाँ से हुई हैं। ये है। क्या टैरो सच में फ्यूचर बताता है या सिर्फ प्रेडिक्शंस होते हैं? नहीं, जो लोग भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं उनको क्लियर बता देती हूँ कि टैरो ना कभी भी फ्यूचर नहीं बताता। ओके। टैरो हमेशा गाइडेंस देता है। ये प्रिडिक्शन नहीं करते, करेक्शन करता है। आपकी लाइफ में क्या गलत हो रहा है और आप क्या करेक्ट करो कि चीज़ें सही हो जाएं। नॉर्मली देखो शिवम, आज के टाइम में हर पर्सन ना प्रेजेंट सिचुएशन को डील करना चाहता है। नॉलेज सबके पास है, सब बहुत पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में फ़ोन है। एक फ़ोन घुमाओ, चैट जीपीटी से पूछो, हर चीज़ का आंसर आपको मिल जाता है। एआई टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शंस बहुत है और उस ऑप्शंस में हम क्या चूज़ करें जो हमारे लिए करेक्ट हो, तो ये किसी को नहीं पता। क्योंकि अगर आप फ़ोन से भी बताओ, पूछोगे तो 10 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में कैसे लेकर आए। तो कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में लाने के लिए टैरो हेल्प करते हैं। कोई पर्सन, मुझे जॉब करनी है या मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब और बिजनेस में से मुझे क्या करना है, और जॉब में कर रहा हूँ तो क्या ऐसा करूँ कि जिससे मेरी प्रमोशन हो, मेरा इंक्रीमेंट हो, और क्या मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या मैं ऐसा करूँ कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो, मैं कहाँ पे मेरी कमी है, वो कमी भी बताता है। और उस कमी में सुधार करते तो क्या होता है, आपका प्रेजेंट ठीक हो जाता है। और जब आपका प्रेजेंट ठीक होता है तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाता है। करेक्ट। कभी मैम आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं और वो रीडिंग के टाइम आपको लग रहा है नहीं बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है और रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं? हाँ, बहुत बार हुआ ऐसा कि कुछ लोग होते हैं बहुत हैवी एनर्जीज़ के होते हैं और हम उनसे बात करते हैं, कुछ एनर्जी सकर भी होते हैं, मैं ये कहूँगी एनर्जीज़ वो ऑटोमेटिकली कुछ लोगों का होता है, बहुत नेगेटिव होते हैं। हमें पता चल जाता है कि सामने वाला ना, हम ड्रेन हो रहे होते हैं, हमारी आँखें भारी होती हैं, हमारे कार्ड्स भारी हो जाते हैं। हम जब कार्ड शफल करते हैं बहुत हैवी हो जाते हैं और हमारी आँखें भारी, हमारे कंधे दुखने लग जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत है और हम उसको ऐसा नहीं, देखो हम बीच में तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर उसकी रीडिंग के बाद हम अपने आप को क्लिंस करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं, माला जाप करते हैं। देन फिर उसके मैं कहूँगी 1 घंटे बाद फिर हम दूसरी रीडिंग लेते हैं। रेंडमली नहीं ले सकते क्योंकि हम तो ड्रेन हो गए ना, हमारी तो एनर्जीज चली गई। राइट। जैसे आपने इस वाले अभी रीडिंग के बारे में बात करी, कभी आपको ऐसा भी फील हुआ है कि जो सामने वाला रीडिंग जिसकी हम कर रहे हैं बट वो कोई अनसीन फोर्स है, जो जैसे आप और हम बात कर रहे हैं और मैं शिवम हूँ, लेकिन यहाँ पे शिवम नहीं बैठा है, लेकिन आपको लग रहा है कोई और एनर्जी आपसे कम्युनिकेट कर रही है? होता है ऐसा। ऐसा भी हुआ? ऐसा होता है। हम देखते भी हैं, लेकिन पता उस चीज़ में शिवम हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को प्रोवोक नहीं करना चाहते। हाँ, उससे रिलेटेड कोई रिलेटिव होता है, कोई पर्सन होता है तो हम उसको बता देते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना टैरो रीडिंग, हम टैरो रीडर हैं, हम तांत्रिक नहीं हैं जी। वो एक अलग फेज़ है। जैसे आप मान लीजिए आपको बुखार है या कोई चीज़ है तो आप नॉर्मल क्लिनिक डॉक्टर के पास भी जाओगे, लेकिन अगर आपके दांत में दर्द है तो आप डेंटिस्ट के पास, स्पेशल पर्सन के पास जाओगे ना। तो सेम ऐसे ही है, हमारा काम सिर्फ पर्सन के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो बताना है, गाइडलाइन देना है। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पर है, बड़े लेवल पर है, तो हम फिर उसको बोलते हैं कि आप कहीं और कनेक्ट करो। क्योंकि एक बार हुआ है मेरे साथ ना, मैं किसी की रीडिंग ले रही थी तो वो पर्सन बात करते करते ना एकदम से एग्रेसिव हो गया। ऐसे कैसे, ये फिर मैंने, क्योंकि ना जब कोई इंसान एग्रेसिव होता है ना तो हमें पता चलता है कि ठीक है एग्रेसिव है, लेकिन जब उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, उसकी चीज़ें चेंज हो जाती है, उसके बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, अब हमें इसे नहीं छेड़ना चाहिए। तो हम काम डाउन करते हैं, इट्स ओके, आप बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा आप, क्योंकि हमें उसे बोलना है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम छोटी छोटी उनको रेमेडीज़ दे देते हैं जिससे वो क्लीन हो सके, लेकिन वो करे ना करे डिपेंड करते हैं। डॉक्टर्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, अब पेशेंट उस चीज़ को कितना फॉलो करता है वो उस पर डिपेंड करता है। सेम हमारा टैरो रीडर्स का है, जितने भी ज्योतिषी हैं जो इस अकल्ट साइंस में हैं, हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, रेमेडीज़ दे सकते हैं, हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। अब उस डायरेक्शन पे चलना ना चलना वो उसके समय के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसका समय अच्छा है तो करेगा, नहीं अच्छा है तो फिर वो 10 लोगों के पास घूमेगा, उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ओके। और ज़्यादातर लोग आपके पास किस रीडिंग के लिए आते हैं? मनी के लिए, लव के लिए या रिवेंज के लिए?
शिवम देखो, आज के टाइम पे मेरे पास जितने भी जो यूजर्स आते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, मोस्टली लव के लिए, लव एंड रिलेशनशिप, ओके। ये ये बहुत कॉमन है। और देखो, मनी के लिए ना आते हैं, ऐसी बात नहीं, मनी करियर सबको चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले क्या करते हैं, अपने एक इमोशनल कनेक्शन ढूंढते हैं। जहाँ इमोशनली वो स्ट्रांग होते हैं ना, तो फिर वो करियर भी अच्छा कर लेते हैं, राइट। पैसे भी कमा लेते हैं। राइट। और देन उसके बाद रिवेंज की तो बाद की बात है, वो तब भी रिवेंज भी तब ले लेते हैं क्योंकि इमोशनली अंदर से स्ट्रांग होते हैं। ले जहाँ इमोशनल वीक होते हैं ना, वहाँ फिर वो ना करियर पे ध्यान दे पाते हैं, ना फिर इधर उधर ध्यान, वो तो मतलब अपने आप को ही इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि मतलब उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लव एंड रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये ज़्यादातर आते हैं। आप देखते हो आजकल बच्चे देखते हो कि सेम मतलब लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे गेज हो गया, लेस्बियंस हो गए, तो उनके भी आते हैं। तो कहते हैं मैम हमारा पर्सन, मैं शुरुआत में तो मुझे लगता था, तो मैं कहते अपने पार्टनर का नाम बताओ, तो बॉय होता था तो बॉय का नाम बताता था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ओके, कहते मैम एनी प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, क्योंकि आप जज मत करो। एग्जैक्टली। हम इस फील्ड में है ना, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो जज नहीं करना चाहिए। राइट। उसकी सिचुएशन क्या है वो वही जानता है, बस हमसे वो डायरेक्शन लेने आया है, हमें हीलर्स हैं, हमें उसे हील करना है। तो फिर मैं बोलती, मैंने कहा इट्स ओके, मैंने कहा हाँ बोलो, तो उसके वो क्या सोचता है। ऐसी गर्ल्स का भी आता है कि मैम ऐसे मैं कनेक्शन में हूँ और मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ उसको, और मेरे घर में शादी की बात चल रही है, तो मैं क्या करूँ। तो आज की जनरेशन ना बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही है शिवम, और इस मोडालिटी में ना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो आज के टाइम के लोग हैं ना, इस पे विश्वास कर रहे हैं और बहुत ट्रस्ट करके हमें बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो हमें भी लगता है कि क्योंकि कुछ तो उनके साथ हो रहा है ना, जो वो रोक, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे। तो कोई तो उनकी अपनी नियति, कोई प्रारब्ध है उनके साथ चला आ रहा, तो हम उसमें इंटरफेयर कैसे करें। करेक्ट। हम सिर्फ क्योंकि वो इतने अवेयर हैं, अगर 25-30 साल का इंसान आ रहा है हमारे पास, तो इतना तो अवेयर है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम उसको कहेंगे क्या, तो कहेंगे मैम आप सही गलत के चक्कर में मत पड़ो, और हम पढ़ते भी नहीं है। मैं नहीं पढ़ती, स्पेशली मैं नहीं पढ़ती, किसी को बोलती नहीं हूँ ये सही है गलत है, मैं डायरेक्शन देती हूँ, वो मेरा इतना काम है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि आज की जनरेशन बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही है, फैमिली को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको थोड़ा सा, अब मैं कहती हूँ आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से कहती हूँ आज के पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को समझें। वो मतलब उन पे प्रेशर बहुत है, और वो ना सबसे बड़ी चीज़ है, वो किसी के साथ ना कनेक्शन नहीं बना पाते जी। वो उनके अपने भी छूट गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी सिंगल हैं, बच्चे भी अपनी अलग लाइफ जी रहे। पीजीज में पहले इतने पीजीज नहीं होते थे, बाहर बच्चे काम भी नहीं करने जाते थे, अब वो अपने अकेलेपन को डील कर रहे हैं। राइट। और अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेले ही ठोकर खा रहे हैं, अकेले ही उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चल रही है। बट मैं ये कहूँगी कि ऐसी सिचुएशन में भी कोई पर्सन आ जाए, उन्हें सही गाइड कर दे, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उसके करनी तो उसके प्रारब्ध तो उसके साथ ही, वो हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात बोली आपने, पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आजकल की जनरेशन अपने आप को बहुत अकेला फील करती है। हाँ। उनको ऐसा लगता है कोई है नहीं हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की भी है, टाइम नहीं देते। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो है ना, वो बहुत कुछ बोलना तो चाहते हैं, जब बोलना चाहते तब वो सुनते नहीं हैं। जब वो सुनना चाहते हैं तो बच्चों की फिर कहते हैं ना, वो इतना गैप हो जाता है कि बच्चे वो कंफर्टेबल नहीं होते उस बात को बताने में, तो उन्हें लगता है कि तब नहीं सुना तो अब क्या सुनोगे आप मेरी। तो ये कनेक्शन बनाना चाहिए पेरेंट्स को शुरू से ही, और बच्चों को जज मत करो, राइट, गाइड करो, जज मत करो। एग्जैक्टली। हाँ, ओके। जैसे कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, अब हम लोग थोड़ा सा वो रेडी कर सकते हैं कि मूलांक 1 से लेके 10 तक। हाँ, प्रेडिक्ट नहीं, मैंने जिसका करेक्शन गाइड कर सकते हैं कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के लोगों के लिए जी। अभी जैसे जुलाई मंथ चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के जुलाई मंथ तक उनका कैसा जाने वाला है, जनरल गाइडेंस। ठीक है जी, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए ये साल, अगले साल तक जुलाई का कैसा जाने वाला जी। मूलांक 1 वाले,
जो उन्होंने अपनी, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिन लोगों ने अपना फाइनेंस स्पेशली, चाहे वो रिश्तों में जो भी एफर्ट्स आपने अब तक डाले हैं ना, उसका एक रिजल्ट मिलने वाला है। आपका इंतज़ार किसी न किसी चीज़ को लेकर ख़त्म होने वाला है, और आने वाला ये 1 साल आप एफर्ट्स कम डालोगे ना तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और केतु का कार्ड है जो कि ये बताता है कि कुछ रिश्ते आपसे डिटैच हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते जो कि शायद आपकी लाइफ में वैल्यू ही नहीं रखते। कुछ लोगों से दूर हो सकते हो आप, लेकिन उस चीज़ में सोचना नहीं, शायद वो आपकी बेहतरी के लिए है। तो केतु आपको डिटैचमेंट की तरफ लेकर जाएगा और स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर भी लेकर जाएगा। तो केतु नंबर 1 वालों के लिए, जिनका मूलांक 1 है, उनके लिए जुलाई अगले मंथ तक बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और स्पेशली फाइनेंस को लेकर। एंड नंबर 2, यस, नंबर जिनका मूलांक 2 है, उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं। डेथ का कार्ड है। मोस्टली लोग इस चीज़ को लेकर ना डर जाते हैं, उन्हें लगता है डेथ स्केरी है, बट डेथ के बाद ही कुछ नया शुरू होता है, मृत्यु के बाद ही जीवन होता है। तो डेथ का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिस तरह के लोग सोचते हैं कार्ड देकर, ऐसा जज मत करना। आप अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करोगे, आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, आपके अंदर चीज़ों, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपके उनके असली चेहरे आपके सामने नजर आएंगे। डेथ मतलब 4 नंबर, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो सकती है। 2 नंबर जिनका मूलांक 2 है, तो आपको सडन लॉस भी हो सकता है, सडन गेन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। तो ये जिनका मूलांक 2 है उनके लिए गाइडेंस है। एंड मूलांक 3, जिन लोगों का मूलांक 3 है, 2026 से लेकर 2027 के जुलाई तक उनका कैसा जाने वाला है। मूलांक 3 वाले लोग अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यूथ स्पेशली जिनका मूलांक 3 है, अपने नॉलेज पर, जो मान लीजिए कॉलेज से पास आउट है, जिन्होंने कोई डिग्री ली है, तो वो कोई नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस आने वाले 1 साल में। और एक चीज़ और है, वो अपने आप पे काम करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत सारे ऐसे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, और पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए उनको बहुत सारे मौके भी मिलेंगे, मतलब उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो इमेच्योर लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो जाएंगे और अपने आइडियाज़ पे काम करेंगे। तो मूलांक 3 वालों के लिए। और जिन लोगों का मूलांक 4 है, उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है 2026 तक का से 27 तक का। जिन लोगों का मूलांक 4 है, 2026 से लेकर 2027 जुलाई तक उनका ये साल कैसा जाने वाला है। 4 वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उनके लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, उसके आसपास का एनवायरनमेंट हो सकता है, वो चीज़ों में होपलेस हो सकते हैं, डिमोटिवेट हो सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं, बट डोंट गिव अप। मैं कहूँगी जो 4 वाले ना, ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें, आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे। और पास्ट में जो पास्ट की मेमोरीज़ को प्लीज़ निकाल दीजिए, पास्ट के ट्रॉमास को निकाल दीजिए, वो दोबारा नहीं आएगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो। तो जिन लोगों का मूलांक 4 है, उनको इस चीज़ का ध्यान देना है और अपने करियर में आगे बढ़ो। और मैं अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखो, क्योंकि शायद आपकी वाणी ही आपको अपनों से दूर कर रही है, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब है मूलांक 5। जिन लोगों का मूलांक 5 है, जिन लोगों का मूलांक 5 है, उनके लिए 2026 जुलाई से लेकर 2027 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है, देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स। ऐसे लोग बहुत ही कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं अभी तक, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी उन लोगों के लिए जिनका मूलांक 5 है, कंप्लेन करना बंद कर दे, अपने आसपास की सिचुएशन को बेहतर बनाइए। वो उतनी नेगेटिव नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। और किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, स्पेशली ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। शायद आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपनी जॉब जो भी ईश्वर ने आपको दिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा इन लोगों की लाइफ में। तो 2027 तक मैं कहूँगी अपने आसपास की जो बाउंड्रीज आपने सेट करके रखी हैं, जो चैलेंजेस सेट करके रखे, जो कि एक्चुअल में है नहीं, वो उन्होंने अपने खुद के थॉट के थ्रू सेट करके रखे, तो उससे प्लीज़ बाहर आइए।
आपको बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। ग्रेटिट्यूड करो और लोगों के साथ कांटेक्ट करो। शायद आप अपने मन की बात भी नहीं कह पाते किसी के साथ, तो थोड़ा कहना शुरू कीजिए, इंटरैक्ट करना शुरू कीजिए। एंड देन मूलांक 6, जिन लोगों का मूलांक 6 है उनके लिए 2026 जुलाई से लेकर 2027 जुलाई तक का साल कैसे जाने वाला है। जिन लोगों का मूलांक 6 है उनकी लाइफ में, करियर में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। एक्चुअली वो बहुत एम्बिशियस भी हैं इस टाइम पर, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको सजेशन यही दूंगी कि बहुत कुछ करने की चाह में ना आप गाइडलेस भूल जाते। अपने घर के बड़ों से एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें, उनसे सजेशन ज़रूर लें, देन कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा सा मन में बेचैनी रह सकती है बहुत कुछ करने की, तो हर चीज़ थोड़ा टाइम, पेशेंस की कमी है, तो पेशेंस ज़रूर रखिए। तो मूलांक 6 वालों के लिए। अब है मूलांक 7। मूलांक 7 वालों के लिए 2026 जुलाई से लेकर 2027 जुलाई तक कैसा जाने वाला है। अपने आप पे काम करो मूलांक 7 वाले। आप बहुत ही टॉक्सिक चीज़ों में फंसे हुए हो और ज़्यादा फंस सकते हो, तो किसी की भी बातों में मत आए। इस टाइम पर किसी भी पर्सन पर ब्लाइंड फेथ मत करें, स्पेशली जो रिलेशनशिप में है ना और ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं अपने पार्टनर पर, तो उनकी कोई सच्चाई आपको सामने बाहर आ सकती है। लेकिन अगर सच्चाई बाहर आती है तो एक्सेप्ट करें, किसी एडिक्शन में ना घुसे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अल्कोहल लेने लगते हैं, आप नेगेटिव होने लगते हैं, काम छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें। माना इतना अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये फेज़ आप नहीं देखोगे ना तो आप पता नहीं कितना टाइम, अपनी मनी और एनर्जीज वेस्ट करोगे। तो ये साल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, नेगेटिव लोगों से दूर रहने का साल है, और जो आपके आसपास के नेगेटिव लोग हैं उनके असली चेहरे लाने का साल है। तो मूलांक 7 वाले इस चीज़ का ध्यान रखें। और मूलांक 8, मूलांक 8 वालों के लिए साल कैसे जाने वाला है 2026 से 2027 की जुलाई तक। आप अपने आप में बहुत सबसे पहले तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, आप अपने आप ही बहुत मोटिवेट फील करोगे, आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आप डाउट में मत आना। कभी कभी होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं लेकिन हमें डाउट में आते हैं क्यों हमारी हेल्प कर रहा है कोई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिवाइन के थ्रू चीज़ें आ रही हैं। मूलांक 8 आपको एक नई बिगनिंग है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ मिलने वाला है। स्ट्रगल के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो बी पॉजिटिव और डिवाइन पर भरोसा रख के सारी चीज़ों को अपनाओ, तहे दिल से अपनाओ। शायद आप अपने बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना बोलना बंद कर दिया है, शायद आप ट्रस्ट करना बंद कर दिया है, बट ट्रस्ट करना सीखो। ये साल आप ट्रस्ट करोगे तो बहुत कुछ पालोगे। एंड देन मूलांक 9 फाइनली। मूलांक 9 वालों के लिए कहूँ तो उनकी अपनी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप्स आने वाले हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, नए कोई अगर मान लीजिए बेबी की अगर इंतज़ार कर रहा है, किसी के घर में बेबी होने में प्रॉब्लम है तो वो भी है, कंसीव कर सकती हैं ऐसी लेडीज़ जिनका मूलांक 9 है। दूसरी चीज़ ये है कि इमोशनली वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगी ये साल, क्योंकि उनके आसपास के लोग उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। और शायद वो ड्रेन थी बहुत ज़्यादा चीज़ों से लेकर, उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन हाँ ये साल उनको वो इमोशनली सपोर्ट भी मिलेगा, इमोशनल लेवल पर वो बहुत सेफ एंड सिक्योर भी फील करेंगी, न्यू रिलेशनशिप्स भी आएंगी और आपके अपने रिश्ते आपको मजबूत करने चाहिए और आप उस चीज़ पे काम भी करोगे। तो मूलांक 9 वालों के लिए रिश्तों के लेकर बहुत अच्छा कार्ड है ये। चलिए, बहुत अच्छा था जो आपने एक छोटा सा सेशन दिया हम लोग को। मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक क्या कोई ऐसी कॉमन चीज़ होती है सबके बीच में? एक्चुअली शिवम देखो, मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक कॉमन चीज़ ये होती है कि हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक होते हैं। ओके। देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मूलांक सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, कॉमन कुछ नहीं होता। मैं सही बताऊं तो सबके जैसे मूलांक हर वो तो पर्टिकुलर पर्सन का नेचर है, लेकिन आप देखोगे वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी इमोशनली कनेक्ट होते हैं, हमें फाइनेंस चाहिए, हमें तो कॉमन तो यही है कि सबको ना सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, चाहे वो मूलांक 1 हो
चाहे मूलांक 9 हो, जी एक्सपेक्टेशन सबकी होती है। राइट। तो सबको लगता है कि कोई हमारे लिए करे। तो वो लाइफ के अलग अलग डिफरेंट फेजेस आते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जिनका मूलांक 2 है तो उनकी लाइफ में पूरी ज़िंदगी वही चीज़ें नेगेटिव ही होता रहे, क्योंकि हर नंबर का अपना एक पॉजिटिव ट्रेट होता है तो एक नेगेटिव भी होता है। जी। तो हमें पॉजिटिव को अपनाना चाहिए, नेगेटिव पे काम करना चाहिए, तो हमें बैलेंस करना चाहिए। तो ये तो ट्रेट्स हैं, नंबर्स हैं, इनका कोई कॉमन चीज़ है। तो सबके साथ जैसे होता है ना, वो चीज़ है, वो डिपेंड करता है कि आपकी दशा, ग्रह दशा, उस नंबर का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कब कितना ज़्यादा कम ज़्यादा पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उस नंबर के हिसाब से, बट प्लैनेट सबके काम करते हैं। आप देखते हो हम सभी प्लैनेट से घिरे हैं जी तो प्लैनेट से तो बच नहीं सकते। जी। सभी नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। नंबर 1 2 3 सबको सब कुछ चाहिए ना, कॉम्बिनेशन है, और इन्हीं नंबर्स के थ्रू हमारी लाइफ आगे चलती है। तो कॉमन चीज़ है कि सारे नंबर्स हमें सपोर्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा नंबर जो हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी हमारी वीकनेस। अपने वीकनेस पे काम करो, और अब जो आपके पास आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनल जो ट्रेट्स हैं जो आपने यूनिवर्स ने जो आपको दिए हैं, उस पे भी काम करो, उसको और स्ट्रॉन्ग करो। ओके। हम लोग ना थोड़ा सा मूलांक 7 के लिए थोड़ा सा डीप में आपका बात है? करते हैं, क्योंकि मेरा है इसलिए। ओके। मैं बहुत नॉर्मल से पूछना चाहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी कौन सा कार्ड आया था, मेरे को सॉरी याद नहीं है, मूलांक 7 के लिए। मूलांक 7 के लिए मुझे भी याद नहीं, वो आप उसमें कोई देखना। बात नहीं, वो उसमें देख लेंगे। ठीक है। लेकिन आप अपनी प्रिडिक्शन से या अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस से बताइए प्लीज़, कैसा जा सकता है साल ओके। मूलांक 7 के लिए। मूलांक 7 के लिए देखो, ये साल थोड़ा स्ट्रगल वाला है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी मूलांक पर्सनल ईयर इन लोगों का 8 है। ओके। और ये साल इनको ना चीज़ें एकदम से ग्रोथ तो नहीं मिलेंगी, बट एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ मिलेगी। अगर वो एक काम पर लगातार लगे रहते, क्योंकि ये ना काम बड़ी जल्दी चेंज करते हैं, एक कट बड़ी जल्दी का, इनको मूड के हिसाब से चलते हैं थोड़ा सा। मूलांक 7 वाले लोग जो होते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन वो कर्म कांड में बिलीव नहीं करते। आप माला जाप करना ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ, आप एक एज अ ह्यूमन बीइंग आप लोगों का दर्द समझते हैं। आप लोगों के आपको लगता है कि मैं किसी डॉग की सेवा ज़्यादा करूँगा, अच्छा बेहतर है मेरे लिए, बजाय कि मैं लंगर सेवा करूँ या कुछ चीज़ें। तो इन लोगों की थोड़ी माइंडसेट इस तरह का रहता है। प्योर हार्टेड होते हैं, लेकिन केतु है ना, आप बस इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, इनको गाइडेंस नहीं मिलती, इनको गुरु नहीं होता। क्योंकि राहु केतु एक छाया ग्रह है और 7 नंबर केतु है। तो ये अपनी शेडो पे काम करो। इनको ना जो शेडो वर्क है ना, ये इनकी अगर सोच को बहुत स्ट्रांग मिल गई ना, तो इन्हें एक्शन बहुत जल्दी कर लेते। मतलब आप इन्हें कोई अच्छा डायरेक्शन करने वाला मिल जाए, जैसे आपका ही साथ है कि शिवम देखो ये चीज़ करनी है, आप अपना 100% डाल दोगे। और जब आपको खुद से करना, तो मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ कि ये करूँ, तो वो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है कि अच्छी डायरेक्शन नहीं मिलती। और जिनका अच्छा गुरु मिल जाए, तो वो केतु ना ब्रांड बनते हैं। ओके। ऐसे लोगों में ब्रांड बनने की क्षमता होती है। और ये जैसे आपने देखा होगा, ईशा फाउंडेशन है, सदगुरु, सब बहुत 7 नंबर को बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें बिलीव करते हैं। 7 नंबर बहुत ही पावरफुल, प्रारब्ध का नंबर, आपका पास्ट का नंबर, आपका पास्ट कर्मा, आप पास्ट से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हो। लेकिन आपका गुरु अगर साथ नहीं है ना, तो आप इधर उधर भटकते रह जाते हो, वो माया जाल बन जाता है। तो केतु आपको दूर भगाता है, चीज़ों से डिटैच करता है, और जो राहु होता है वो आप इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ खींच के लेकर आता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एक्चुअल में मायने रखती हैं। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इस टाइम पर वो केतु आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि हमारी लाइफ में जैसे नंबर्स की जैसे आपने की, किसी का नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ होता है मूलांक, वो तो उसका ड्राइवर नंबर हो गया। एक होता है कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर, जो आपका प्रॉपर टोटल डेट ऑफ बर्थ में आता है। वो आफ्टर 36 ईयर्स के बाद आपको रूल करता है। 35 ईयर्स तक आपको ड्राइवर नंबर रूल करता है, और 36 के बाद आपका डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर रूल करता है। तो ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। इस टाइम पर आपकी एज क्या है, उस हिसाब से कौन सा नंबर। इस टाइम में आई थिंक आप 35 के तो होंगे नहीं, हाँ। तो आपको 7 नंबर ही रूल कर रहा है। तो अभी तो चीज़ों में भागोगे, बहुत कुछ चीज़ों भागोगे। बस इन लोगों को थोड़ा आधा अधूरा मत छोड़ना। जो करो लगन से करो, शिद्दत से करो। जब ये लगे ना मज़ा नहीं आ रहा, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा घूम फिर आओ, लेकिन फिर उसी चीज़ पे लग जाओ। ये है आप मतलब इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो वो नहीं चलना। तो वो जब गुरु होता है ना, डंडा पड़ता है कि अच्छा मन के हिसाब से नहीं चलना, जो तेरे लिए चीज़ें ठीक है वो करना है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी साधना में ना, आप ध्यान में बैठोगे 2 मिनट 4 मिनट,
अलग अलग थॉट्स आते, कन्फ्यूजन होती है। लेकिन जब गुरु सही मिल जाता है ना, तो वो आपको बताता है कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें फॉलो करो तो बहुत ईजी होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना ऑप्शंस बुफे बहुत सारा लगाओ, आप कन्फ्यूजन है मैं ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, और वो कहते हैं ना सब कुछ खत्म, फिर कहते हैं मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। तो सोचने में सारा टाइम निकाल दोगे। करेक्ट करेक्ट। अच्छा आपका क्या ना हुआ नंबर वो बताइए मुझे, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ। मेरा है 25/12/1995। 1995। ओके 1995। अच्छा 5 नंबर का काम आपको अच्छा लगेगा। बुध का ये जो कर रहे हो ना आप कम्युनिकेशन, ये काम बहुत सूट करेगा। वाणी से संबंधित, बुध से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, ट्रेडिंग से संबंधित, खिलौने जो होते हैं बुध का, जितना भी काम आप करोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये अब इस चीज़ को ना शिवम छोड़ना नहीं, ठीक है। मतलब सोशल होना, ये जो आपका मीडिया है ये सारा बुध का है। तो बुध का जो काम करोगे अच्छा रहेगा आपके लिए। बैंकिंग का काम हो गया, सीए का काम हो गया, मतलब ये तो चलो अभी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन बुध के से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है ना वो आपको सूट करेगा। और इस टाइम पर जो आपने डायरेक्शन ली है वो आपके कुआ नंबर से बहुत सही बैठती है, क्योंकि आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो और इसको ना इम्प्रूव करना, इस चीज़ को अपनी पर्सनालिटी पे को, प्रोनाउंसिएशन पर, इन सारी चीज़ों पे काम करोगे ना आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके सुपर। अगर किसी को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, किस नंबर के थ्रू कैसे हो सकता है वो? देखिए जो किसी भी पर्सन को जो कंफ्यूज है कि मुझे कौन सा बिजनेस करूं, मैं किस फील्ड में जाऊं, तो वो क्या करे, अपना जो प्रॉपर सन होता है ना, जिस डेट ऑफ बर्थ को पैदा होते हो, जो लास्ट में जिस सन में आप पैदा हो, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि आप 1995 में, हाँ जी, 95 में बॉर्न है, तो आप क्या कीजिए, जो लास्ट के जो डिजिट है उनको टोटल कर लीजिए। ओके। और जो मेल जो मतलब जेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको 11 में से माइनस करना है, वो जो टोटल आता है उसको 11 में से माइनस कर दो। और जो नंबर आता है वही बिजनेस, उसी नंबर्स के रिगार्डिंग आप बिजनेस करिए या अपनी जॉब देखिए। और अगर फीमेल्स में अगर मैं बात करूं, उनका जैसे आता है, जैसे मान लीजिए किसी लेडी का 2000 आता है, लास्ट में 2000 बॉर्न है, तो 2 नंबर आ गया जी। 2 नंबर को आप 4 में प्लस कर लीजिए, तो 6 नंबर वो शुक्र से संबंधित काम करे जी। तो माइनस जेंट्स को माइनस करना है 11 में से, और जो फीमेल्स हैं उनको 4 में से प्लस करना है। तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे, कौन से फील्ड में वो जाए, और उसको रिजल्ट मिलते हैं। ये आपका कुआ नंबर निकलता है। और ये आपको बर्थ चार्ट में भी नहीं मिलेगा, आपको न्यूमरोलॉजी में भी नहीं मिलेगी, ये आपको गॉड गिफ्टेड होते हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से अनजान होते हैं जी। तो अगर आप इस पे काम करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्या कोई ऐसा शुभ दिन भी होता है जिस दिन वो लोग शुरुआत कर सकते हैं नए काम की? देखो शुभ दिन का तो कोई ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आपकी इंटेंशंस अच्छी हों। हाँ लेकिन आप ज्योतिषी का देखो, आप पत्रा देखो, आप पंचांग देखो, तो पता चल जाता है। अभिजीत मुहूर्त में किया हुआ सारे काम अच्छे होते हैं। अगर पूरे दिन में अभिजीत मुहूर्त ज़रूर आता है, कुछ 1-2 दिन होते हैं जहाँ पर जब नहीं आता। आप नॉर्मल गूगल से भी देखोगे कि अभिजीत मुहूर्त कौन सा है, उसमें कोई भी काम शुरू करोगे तो अच्छा है। दूसरी चीज़ है, आप जिस बर्थ डेट को पैदा हुए हैं ना, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वो ज्योतिषीय पार्ट है। ये इससे बिलोंग नहीं करता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, वो न्यूमरोलॉजी में आ जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा, मैं कहूँगी आपकी इंटेंशन अच्छी ना, हर दिन अच्छा है। अच्छा मैं देखो एज अ टैरो रीडर मैं कहूँगी मन अच्छा, वो कहते हैं ना मन चंगा कटौती में गंगा। हाँ। तो अगर आपके मन अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, आपके आसपास एनर्जीज अच्छी हैं, तो समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। उस इंसान का समय अच्छा ही चल रहा है जी। उसके भाव अच्छे हैं तो उसका समय अच्छा है। सच्चे दिल से सच्चे दिल से। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आपका इंटेंशंस, क्योंकि हम कार्ड्स में भी इंटेंशंस डालते हैं। सभी को मैं यही कहूँगी, कोई भी रेमेडी कर लो, कोई भी उपाय कर लो, किसी भी तरह से कुछ भी कर लो, अगर आपके भाव सच्चे और अच्छे और प्योर नहीं हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। ये कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। कभी कभी आप एक नॉर्मल से छोटे से मंदिर में भी जाकर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और कभी कभी आप बड़े से बड़े मंदिर में भी जाओगे, तीर्थ यात्राओं पे भी जाओगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती जी। क्योंकि आपके मन में भाव आता है मैं, कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने इतनी दान दक्षिणा की, मैंने VIP दर्शन किए, मैं ये कर सकता हूँ, तो ईश्वर फिर उसको नहीं देता। जहाँ आप सच्चे मन से जाते हो, झुक कर जाते हो, उसको सरेंडर करते हो, उसको बोलते हो कि जो मेरा कुछ भी नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से, क्योंकि मैं खुद भी अपना नहीं हूँ, वो भी तेरे लिए जी। तो फिर वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है। और ग्रेटिट्यूड करना सीखो,
जो इंसान ग्रेटिट्यूड करता है ना उसकी लाइफ में चीज़ें चेंजेस होते हैं, और मेरी लाइफ में तो हुए। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्लम्स को ना देखकर जो ईश्वर ने आपको दिया, आपके रिश्ते, आपको अपना शरीर, आपकी अपनी आत्मा, आपके कनेक्शंस, आपको करियर, आपको नॉलेज, उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो कंप्लेंट्स क्यों करनी है? राइट, एग्जैक्टली। और एक्सेप्टेबल होना चाहिए हर एक चीज़ को। एग्जैक्टली, एक्सेप्टेबल तभी होता है जब आप उससे कनेक्ट होते हो, राइट। अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं आती। सरेंडर क्या है? एक्सेप्टेंस है। मैं साईं जी में विश्वास रखती हूँ, वो यही कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी, कि आपको सरेंडर करना है और पेशेंस रखना है। तो ये दो चीज़ें करो, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो आपको मिल नहीं सकती। समय लग सकता है बट मिलेगी ज़रूर। मैनिफेस्टेशन ऑल्सो वर्क्स। हाँ, मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल वर्क करती है। राइट। मैम आप ये बता सकते हैं कि जैसे आपने बोला था कि आपके पास जो ज़्यादातर लोग रीडिंग के लिए आते हैं वो लव या रिलेशनशिप्स के लिए आते हैं, तो हम क्या ये बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि कौन से मूलांक, किस मूलांक के साथ एक रिलेशनशिप अच्छा बेहतर बना सकते हैं? देखिए, मूलांक तो मैं एक बात बताऊं, मोस्टली नंबर 1 के जो लोग होते हैं, जिनका मूलांक 1 होता है, वो नंबर 3 के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, 2 के साथ उनके अच्छे होते हैं, इवन मैं 5 के साथ भी उनके अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। और जो नंबर जिनका मूलांक 2 है, उनका वही 1 के साथ, 3 के साथ, 6 के साथ भी अच्छे होते हैं जी। और जो मूलांक 3 है उनका 1 के साथ, 2 के साथ भी सही होता है, 5 के साथ भी सही होता है, और मूलांक 3 वालों का 7 के लोग के नंबर वालों के साथ भी सही होता है। गुरु केतु की होता है ना कॉम्बिनेशन, उनको सही गाइडेंस मिल जाती है। और जो मूलांक 4 के नंबर के लोग होते हैं, उनके लिए मैं कहूँगी 6 नंबर के लोग अच्छे रहते हैं, और 7 नंबर के लोग, 4 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। और जो मूलांक 5 के लोग होते हैं, मूलांक 5 के लोग बुध के से डील करते, तो वो थोड़ा सा मनमोजी होते हैं, तो उनको जो सही जो लगते हैं लोग, वो 2 नंबर के लोग हैं। उनको पैम्पर करना वैसे भी अच्छा लगता है, तो सामने वाला पार्टनर भी उसी हिसाब से होगा, इमोशनल होगा तो अच्छा है। और नंबर मूलांक 5 वालों के लिए 6 भी बहुत अच्छा होता है। और मूलांक 6 की अगर मैं बात करूँ, मूलांक 6 वालों के लिए मूलांक 4 भी अच्छा होता है, मूलांक 2 भी अच्छा होता है, और मूलांक की अगर मैं बात करूँ, मूलांक 7 भी अच्छा होता है जी। 7 वालों के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है उन लोगों के लिए, लेकिन 7 वालों के लिए 3 मूलांक जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है, 6 बहुत अच्छा है, 8 भी बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। और मूलांक 8 वालों के लिए 1 तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता, क्योंकि पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। मूलांक जिन लोगों का मूलांक 8 है उनके लिए नंबर 3 बहुत अच्छा होता है, नंबर 5 भी अच्छा होता है, नंबर 6 भी, नंबर 4 भी और नंबर 7 भी, क्योंकि मूलांक 8 ना सबके साथ डील कर लेता है। अच्छा, वो बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, उनके अपना एक वो कहते हैं ना, वो कमांडिंग भी होते हैं, थोड़ा सा उनसे प्रॉब्लम ये होती है, कमांडिंग होते हैं, लेकिन वो डील कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं। जो मैच्योर पर्सन हर किसी को डील कर लेता है। और जो मूलांक 9 के लोग हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी 8 भी अच्छा रहता है उनके लिए। उनके लिए अगर कहूँ 3 भी अच्छा रहता है और 7 भी अच्छा रहता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस उन लोगों के लिए अच्छे रहते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। आजकल लव मैरिज चलती है, अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है जी। राइट, हाँ। मूलांक तो एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन कोई भी पर्सन अगर शादी करना चाहता हो इस बेस पे करे तो मैं उसे रिकमेंड नहीं करूँगी, प्लीज़ मत करना। वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, उसको सोच समझ के लीजिए। सोशल मीडिया में बहुत कुछ चीज़ें बता देते कि आप इसके साथ करिए, इसके साथ मत करिए, मत सोचिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, और जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहीं शादी करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उस इंसान के साथ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के एक तरह फॉर्मूलेज हैं। हाँ जी। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करते तो रिजल्ट आते हैं। अगर आप कई बार 1 वालों और 8 वालों की अच्छी भी बनती है, तो हम ये तो नहीं कहते कि भाई ऐसा नहीं है, कि बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो बिल्कुल ही अलग मतलब बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी, लेकिन फिर भी साथ रह रहे हैं। तो कुछ तो चीज़ें उसके हाथ में, मैं कहती हूँ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वेल सेड मैम, वेल सेड। मैम आप एक, जैसे आपने मेरे को बताया था कि आपने जो भी नेगेटिव हम लोग बात कर रहे थे एक रीडिंग की, आपने बताया था उनकी जो हंसी थी वो आपको बहुत सरकास्टिक लगी थी। आपके लाइफ में कोई ऐसी आप रीडिंग के बारे में बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो स्कैरी हो, बहुत डार्क हो? शिवम, देखो मैंने कहा कि मैं टैरो रीडर हूँ जी, तांत्रिक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि स्कैरी होती है, हमारे साथ भी होती है, क्योंकि वो हमारे खुद के साथ होती है ना, तो हमें पता चल जाता है। और ये चीज़ हम जब, मैंने कहा किसी की रीडिंग लेती हूँ, कोई सामने वाला नेगेटिव होता है तो वो उसका इम्पैक्ट हमारी एनर्जीज पे पड़ता है। तो क्या होता है, कई बार मुझे रात को बहुत बेचैनी होने लगती है, स्कैरी। देखो, मैं दूसरे की, क्योंकि कोई आया मेरे पास, वो मेरा कनेक्शन नहीं है, मेरे साथ रह नहीं रहा, राइट।
तो वो तो उसने तो रीडिंग ली, फिर उसके बाद उसको वो चला गया, लेकिन वो अपनी जो एनर्जी का एक छाप मुझ पर छोड़ जाता है, वो एनवायरनमेंट, वो थॉट छोड़ जाता है ना, वो चीज़ हमें प्रॉब्लम देती है। उसके सिम्टम्स अलग अलग हैं। और स्केरी ये भी होता है, कई बार हम सोते हैं रात को, ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, लेकिन हम उस टाइम पे, मैंने कहा कि साधना बहुत ज़रूरी है जी। तो हम उस चीज़ पे एकदम से रैंडमली हम अपने ईश्वर का, गुरु का ध्यान रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो चीज़ें निकलती। पर कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने 8-9 दिन तक मतलब वो चीज़ उसमें बाहर ही नहीं निकली। इतना लंबा टाइम पीरियड रहा, मैं बहुत एग्जॉस्ट रही है, मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ें हो रही हैं, अननेसेसरी रो रही हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में कि कोई चीज़ें सही नहीं हो रही, लेकिन मुझे नहीं पता क्या ड्रॉबैक था। तो कुछ मैंने अपने जानकारों से, लोगों से पूछा, तो उन्होंने कुछ रेमेडीज़ बताई, मैंने वो फॉलो की, और मैं खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं रीडिंग्स ही नहीं ले पा रही थी, कार्ड्स के साथ में कनेक्शन, मुझे तो कार्ड्स में देखूँ तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं है क्या है, क्योंकि मैं उनको समझ ही नहीं पा रही थी, कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो ये चीज़ मेरे लिए स्केरी होती हैं, क्योंकि और दूसरी चीज़ है, इस चीज़ से ना आपके अपने बच्चों पर, आपकी अपनी फैमिली पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जी, जी। आप अकेले नई चीज़ें फेस करते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो जितना जिसमें कैपेबिलिटी उतना ले, बहुत ज़्यादा डीप जाओगे तभी जाना जब आपके अंदर उतनी शील्ड हो, आपकी स्ट्रॉन्ग पावर्स हो। अदरवाइज आप दूर से ही हाथ जोड़ सकते हो, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आपकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो आपका ये प्रोफेशन कहीं आपकी वजह से उन पर इम्पैक्ट ना डाले, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। तो आप जो लोग तंत्र साधना में हैं, जो सिद्धियां हैं प्राप्त करते हैं, जो जिनका एक डेली रूटीन है, जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो उन्हीं से कनेक्ट करें। हमारा एक बेसिक चीज़ें हैं, हम बेसिक ही चीज़ें लेकर चलते हैं, उसमें डीप में जाने का भी ना मेरा मन है, और ना मैं, बाकी ईश्वर आगे लेके जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब तक गृहस्थी में हो तो ये चीज़ें ना करे तो बेहतर है। मैम, क्या टैरो रीडिंग से पता चल सकता है कि कोई किसी पे चीट कर रहा है? ऑफ कोर्स पता चल सकता है। ओके। और मोस्टली लोग, मैंने कहा ना, लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर ही परेशान होते हैं, उन्हीं की रीडिंग्स ज़्यादा आती है, उन्हीं की क्वेरीज ज़्यादा आती हैं। तो वो आते हैं, वो कहते हैं कि मैम वो पार्टनर जिसके साथ मैं हूँ वो लॉयल है कि नहीं। और देखिए, ये चीज़ें ना हस्बैंड वाइफ के साथ भी है, ऐसा नहीं है कि आज की जेनजीज के साथ ही प्रॉब्लम है, सभी के साथ है। क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि मैं जिस भी कनेक्शन में रहूं, एटलीस्ट लॉयलिटी तो रहे। और पास्ट जो भी उसका रहा हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैम मुझे पास्ट से कोई मतलब नहीं, बट प्रेजेंट मोमेंट में मुझे उसका साथ, उसका 100% चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में मैं उसको, मतलब ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वो मेरे से चीट कर रही है या चीट कर रहा है। तो बहुत सारे लोग आते हैं और टैरो से पता चलता है, फिर हमें कार्ड्स में देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम उसे लगता है कि नहीं मैम वो उससे बहुत बात कर रही है, वो चीट कर रही है, मैंने देखा है। तो हम टैरो में बताते हैं कि वो आपको चीट नहीं कर रही, वो इमोशनल सपोर्ट की चाह में है। और शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंफर्टेबल नहीं है कि आपको बताने में, क्योंकि शायद आपकी ही बातें हैं जो आपसे खुलकर नहीं बोल पा रही और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर रही है, और जो कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आपको लगता है कि उससे ज़्यादा बात कर रही है तो शायद मुझे चीट कर रही है। तो मुझे क्लैरिटी देते हैं। तो कहता है कि मैम ऐसे, मतलब मैं कैसे, मैंने कहा आपसे बात करो, कम्युनिकेशन करो और बोलो कि क्या हुआ, कुछ बात है तो मुझसे डिस्कस करो। और वो करता है वो ऐसा। और फिर वो बताती है कि मैं बहुत परेशान थी तुम्हारी इन चीज़ों से, इन हरकतों से, या तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे और मैं क्या करूँ। फिर उसने कहा कि तुम उसके साथ, कि मेरा मेरा फ्रेंड है और उसका भी कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो मुझसे बात अपनी शेयर करता है तो मैं भी करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। तो वो उसकी जो कन्फ्यूजन है क्लैरिटी में चेंज हो जाती है, और वो कहते हैं थैंक यू मैम, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कुछ और ही सोच रहा था, मैं तो ब्रेकअप कर लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा चीज़ों को ना, हमें वो सिचुएशन बताते हैं ना, आप हैंडल कैसे करो। क्योंकि वो पर्सन अगर इतना ही मैच्योर अवेयर होता तो हमारे पास आता ही नहीं। तो उसको क्लैरिटी और मैच्योरिटी देने के लिए तो ये कार्ड्स हैं। और फिर वो थैंक यू बोलता है कि मैम सॉरी, मैं वरना मैं इतना अच्छा रिलेशनशिप, जो पर्सन मेरे लिए लॉयल है, मैं उसको कुछ भी बोल देता, चीट कर कह देता, तो फिर मैं शायद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता, बाद में पता चलता तो। लेकिन अच्छा है मैंने इस टाइम पे सिचुएशन संभाल ली। सुपर। हम जाते जाते एक आखिरी, एक आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जो जैसे अगर कोई मेरे जैसा है जो रीडिंग से डर रहा हो, जो शायद सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हो सुनने के बाद, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी व्यूअर्स को और इस प्रोग्राम के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस मोडालिटी से डरते हैं कि टैरो नहीं करवाना चाहिए, जैसे शिवम है वो डरता है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते?
आप जब अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मेडिटेट करोगे तो आपको आंसर मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों से आंसर की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारे आंसर हमारे अंदर ही होते हैं। लेकिन वही वाली बात है, आपकी बात है कि कैसे पता चले कि हमें आंसर कहाँ से, तो हमारे पास आइए ना, हम ही बताएंगे कि आप मेडिटेट करो, आप ये डायरेक्शन चूज करो, आप डरो मत। डर, क्योंकि डर के आगे तो आप जहाँ हो वैसे रहो, क्योंकि हम भी किसी इंसान को कुछ रेमेडीज दे सकते हैं, हम क्रिस्टल्स के थ्रू रेमेडीज दे सकते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज है। टेम्पल, मैं सभी व्यूअर्स को कहूँगी टेम्पल जाना जरूर शुरू करो आप। आप सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो सुबह, कभी भी जाओ अपने आसपास के टेम्पल में। आप, मैं ये नहीं कहती रिचुअल्स फॉलो करो, आप 5 मिनट वहाँ पे बैठ के आ जाओ। कोई मन नहीं है देने का, शिवलिंग पर जल अर्पित करने का मन नहीं है, कुछ नहीं, बस टेम्पल में जाओ, 5 मिनट आंख बंद करो और उठ के आ जाओ। इतना भी अगर जेंजी नहीं कर पाएगी अपने लिए तो फिर क्या कर पाएगी? इतना तो सिंपल करो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से, मैम हमसे ना रिचुअल्स नहीं होंगे, ये करो वो करो ऐसे स्टेप करो, वो चीज़ नहीं, वो पहले के लोग कर लेते थे। आज के बच्चों को तो इतना भी कह दो तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट। तो वो बहुत, मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग है आज के टाइम के बच्चे। हमें लगता है वो वीक है, इमोशनल वीक है, वैसे वीक नहीं है। सुपर, थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और मेरे को ऐसा लगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम काफ़ी चीज़ें टैरो के बारे में हमने डिस्कस करी हैं और लोगों को काफ़ी क्लैरिटी भी हो गई होगी। बिल्कुल। और अंत में मैं कहूँगी शिवम, आपका भी धन्यवाद। इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बहुत सारे लोगों को अवेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस मोडालिटी से डरिए मत, ये बहुत कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आ रही है, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी में आपको लेकर आ रही है। तो इसको ज़रूर ट्रस्ट करिए, और जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। थैंक यू मैम, धन्यवाद।